जी बच्चों, पिछले वीडियो में हमने SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को लर्न किया था, जो ऑडिटर का रियल जॉब बताता है। इस essay को हम रिकैप करते हैं जल्दी से कि SA 200 जो है, SA 200 वो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है to obtain reasonable assurance that the financial statements are prepared as per the applicable financial reporting framework and give a true and fair view and free from material misstatement. Material क्या था? Material वो था जो intended user के डिसीजन को इफेक्ट करता है, और मिसस्टेटमेंट हो सकती है जो या तो फ्रॉड के कारण होगी या एरर के कारण होगी। फ्रॉड और एरर में डिफरेंस क्या है? फ्रॉड इंटेंशनल होता है, एरर भूलवश होता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है सारी इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू द रिकॉर्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सनल, जो कि एम्प्लॉई और मैनेजमेंट की है। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री हैं और उन पर अपनी रिपोर्ट देना, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स की पालना करना। एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़े थे कि क्या है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्योंकि उसमें लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कॉस्ट एंड टाइम कांस्टेंट। तो ये था हमारा SA 200। अब हम आगे चलते हैं, SA 210 को लर्न करेंगे। SA 210 एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसका हम पढ़ेंगे T। ऑडिटर रियल जॉब पे जाएगा, T पिएगा। T टर्म ऑफ एंगेजमेंट, E एंगेजमेंट लेटर, A एग्रीमेंट। ये तीन चीजें इस essay में मुख्य रूप से आती हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ SA 210? SA 210 deals with the auditor responsibility in agreeing the term of audit engagement with management where appropriate, though charged with governance। तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि टर्म्स में जो ऑडिटर्स की ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स है उनको मैनेजमेंट को बताए, जहां हो वो TCWG को भी बताए। TCWG कौन होते हैं? मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं, जो ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाते हैं, बिजनेस को देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं और मैनेजमेंट पे भी कंट्रोल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव is to accept or continue an audit engagement only when the basis of the engagement has been agreed upon and the preconditions are met। तो ऑडिटर अगर ऑडिट को तभी एक्सेप्ट करेगा या पुरानी ऑडिट को कंटिन्यू तभी करेगा जबकि ऑडिटर के लिए प्री कंडीशन एप्लीकेबल हो। प्री कंडीशन को तो हम थोड़ा बाद में चर्चा करते हैं, पहले देखते हैं कि 210 इंपॉर्टेंट क्यों है। 20 इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट की जो स्कोप है और दोनों पार्टियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिफाइन करता है। दोनों पार्टियों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की है उसको अवॉइड करता है, अवॉइडेंस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस की पालना उसमें श्योर की जाती है, और ये अगर एंगेजमेंट लेटर प्रॉपरली डिफाइन किया गया है तो वो पूरे ऑडिट प्रोसेस के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डिफाइन करता है। ऑडिट एंगेजमेंट क्या चीज है? हमने बात करी ऑडिट एंगेजमेंट। ये ऑडिट एंगेजमेंट एक एग्रीमेंट है ऑडिटर के बीच में
और पार्टी के बीच में। ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अकॉर्ड विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क। ये डिफाइन करता है कि ऑडिटर का स्कोप क्या है ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अनुसार, और जो उस पर लॉ एंड रेगुलेशन लागू होते हैं उसके अनुसार होता है। प्री कंडीशंस की बात करी थी हमने। प्री कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट बिफोर ऑडिट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। प्री कंडीशंस क्या है कि मैनेजमेंट की ड्यूटी है, जैसा कि हमने एसए 200 में भी पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क तैयार करना मैनेजमेंट की ड्यूटी है। डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये भी मैनेजमेंट की ड्यूटी है। और ऑडिटर को फ्री एक्सेस प्रोवाइड करना, सारी इंफॉर्मेशन देना, सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड कराना, पूरे एक्सप्लेनेशन देना, ये भी मैनेजमेंट की ड्यूटी है। और दूसरा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को एक्सेप्टेबल होना चाहिए और उसको वो डिसाइड करेगा कि उस पे कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है। अगर प्री कंडीशन नहीं मैट होती तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर अगर प्री कंडीशन मैट नहीं होती है तो ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ऑडिटर ऑलरेडी अपॉइंट किया चुका है और ऑडिटर पर लिमिटेशन लगाई जाती हैं तो ऑडिटर एक्सप्लेन लिमिटेशन टू TCWG एंड कंसीडर रेजिग्नेशन इफ पॉसिबल। अगर पहले हमने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बाद में कोई स्कोप लगाता, कोई लिमिटेशन लगाता है कि ऑडिटर को पूरी सूचनाएं नहीं दी जाती, तो ऑडिटर उससे अपना विड्रॉ करने के लिए विचार करेगा कि अगर लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करते हैं तो ऑडिटर उससे विड्रॉ कर लेगा, एंगेजमेंट ऑडिट से विड्रॉ कर लेगा, पर उससे पहले TCWG को बताएगा कि हम इसको विड्रॉ करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या कारण है उनको डिटेल में उनको बताएगा। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर द्वारा इंटाइटी को भेजा जाता है। ऑडिटर एंगेजमेंट ऑडिटर तैयार करता है, न कि इंटाइटी। ऑडिटर उसमें क्या क्या चीज बताता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, रेफरेंस टू एसए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो ये क्या चीज होती? ये बताता है, ये प्रूफ है कि दोनों पार्टियों ने पूरे से इन चीजों को समझ लिया है। किन किन चीजों को? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, रेफरेंस टू द एसए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। ऑडिट, अब इसको एक बार हम पुनः करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर द फ्रेमवर्क। ये क्या है? ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कि उसका ऑडिटर का है ऑब्जेक्टिव है कि ओपिनियन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, कि वो प्रिपेयर अंडर रेप्लिकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए गए हैं। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर ऐसे वो ऑब्टेन्ड एविडेंस से करे और इंडिपेंडेंस को अपना मेंटेन करे। इंडिपेंडेंस को हम एथिकल रिक्वायरमेंट में पढ़ेंगे और वैसे पढ़ चुके हैं कि ऑडिटर को बायस नहीं होना है, अपने विचारों को फ्री फ्रॉम बायसनेस रखना है और अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देनी है। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टेटमेंट को बनाना, इंटरनल कंट्रोल को लगाना और ऑडिटर को सारी रिपोर्टें देना। एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, कल भी हमने ऐसे 200 में बात किया था कि जो एप्लीकेबल है, इंड AS है, AS है, कंपनी एक्ट के अनुसार है या और कोई एक्ट के अनुसार से उसको बनाए जाने हैं, तो उसको उस एप्लीकेबल फ्रेमवर्क को डिसाइड करना मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑडिटर ये देखेगा कि क्या वो एप्लीकेबल जो फ्रेमवर्क है वो प्रॉपर है और उसके अनुसार से स्टेटमेंट बनाई गई हैं। ऑडिटर इसमें अपना रिपोर्ट का फॉर्मेट भी उनको बताएगा कि ऑडिट में
हम किस फॉर्मेट में ऑडिट रिपोर्ट देंगे, और उसमें जो फॉर्म है और उसमें रेफरेंस भी जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उस पर लागू होंगे उसका भी रेफरेंस देगा, और ये भी क्लियर कर देगा कि ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से की जाएगी। अपनी फीस और उसके बारे में भी, कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में भी उसमें क्लियर कर देगा। फिर उस ऑडिटर उसको भेजेगा और पार्टी उसको एक्सेप्ट करके भेजेगी, यानी कि एंगेजमेंट लेटर दोनों पार्टियों द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा बाय साइनिंग द डॉक्यूमेंट। ये हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। ये क्या है, ये ऑडिटर प्रोवाइड करता है कि इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमने जो एंगेजमेंट किया था, ऑडिटर को भी इसमें लीगल प्रोटेक्शन मिलता है कि हमने अपना स्कोप पहले बता दिया था, ऑडिट का फॉर्मेट पहले बता दिया था और इसी हिसाब से हमने ऑडिट की है, और अपनी टर्म्स को जो एग्री की गई है उसके बारे में भी वो क्लियर करता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टीज की, ऑडिटर की, एंटिटी की, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये क्लियर करता है। अगर क्या ऑडिटर जब पुरानी ऑडिट को कर रहा है और उसको फिर रिन्यू कर रहा है तो क्या उसको हर साल नया एग्रीमेंट किया जाना है? नया एग्रीमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएं तो क्या है कि ऑडिटर को नया लेटर इशू करना चाहिए, ये जरूरी है। न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कब कब होता है? अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, ओनरशिप चेंज हो जाए, कोई लॉ एंड रेगुलेशन जो एंटिटी पे लगते थे वो चेंज हो जाए, या ऑडिटर और एंटिटी के बीच में ऑडिट के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, अगर कोई और फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है कि अगर पार्टी पहले एएस में थी अब उस पर ई&एस लागू होने लग गया तो भी नया एंगेजमेंट लेटर बनना चाहिएगा। अगर कोई और वो सर्विस, एडिशनल सर्विस प्रोवाइड की जानी है तो नया लेटर बनेगा। तो जब भी कोई चेंज होगा, इसका उद्देश्य क्या था हमारे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का, कि दोनों पार्टी अंडरस्टैंड कर ले कि एप्लीकेबल फ्रेमवर्क क्या होगा, रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा, फीस कितनी ली जाएगी, ऑडिटर का स्कोप क्या होगा, ऑडिटर ऐसे के हिसाब से करेगा। अगर इसको कोई भी चीज, कोई भी चेंज इसको इफेक्ट करता है, इन चीजों को इफेक्ट करता है तो नया लेटर बनाया जाएगा। जब ऑडिटर को वो कुछ चेंज इन ऑडिट टर्म्स में चेंज करने के लिए मैनेजमेंट कहता है तो ऑडिटर क्या बिना पूछे उनको चेंज कर लेगा? नहीं, ऑडिटर उससे पहले एसेस करेगा कि वो ऑडिटर के स्कोप में चेंज क्यों चाहते हैं, वो रीजन एसेस करेगा। अगर रीजन रीजनेबल और जस्टिफाइड होंगे तो ही वो चेंज को एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, कि अगर वो मिस स्टेटमेंट ऑडिटर ने पकड़ ली, वो कहते हैं नहीं अब ऑडिट की जगह आप लिमिटेड रिव्यू कर दो, तो ऑडिटर वैसी कंडीशन में उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर रीजन जस्टिफाइड होंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर रीजन अनजस्टिफाइड है तो पहले TCWG को रीजन बताएगा, अगर पॉसिबल होगी तो वो क्या है कि इसमें से विड्रॉल कर लेगा। पॉसिबिलिटीज की बात क्या है कि अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से वो ऑडिटर फ्री कर सकता है अपने आप को ऑडिट से तो ही करेगा। वो भी तब करेगा जब लॉ एंड रेगुलेशन उसको परमिट करेंगे। अगर लॉ एंड रेगुलेशन उसको परमिट नहीं करते तो ऑडिटर विड्रॉ नहीं कर सकता, और विड्रॉ करने से पहले वो TCWG को बता देगा। अगर एंगेजमेंट की टर्म ऑडिट को स्टार्ट करने के बाद में चेंज करनी है तो क्या ऑडिटर कर सकता है? वो कहेगा कि हमने कितना काम कर लिया है और उसको छोड़ देगा और नई रिपोर्ट इशू करेगा, ओनली न्यू एग्रीड स्कोप। अगर उसका स्कोप चेंज हो जाता है तो पुराने जो वर्क है उसके हिसाब से वो कार्य नहीं करके नई रिपोर्ट इशू करेगा, नए वर्क के हिसाब के, नए स्कोप के हिसाब से, और ये समझेगा
कि जो उसने पुराना काम किया है वो उसने नहीं किया। अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा देता है बिफोर एक्सेप्टेंस कि हम तो ये सूचना नहीं देंगे, हम ये बताएंगे नहीं, ये हम इतना काम नहीं करेंगे, तो अगर ऑडिटर लिमिटेड उस पर लगाई जाती है और वो उसका ऐसा लगता है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त नहीं कर सकेगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो ऑडिटर को क्या है, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर जरूरी हो, रिक्वायर्ड एंड लॉ एंड फॉर लिमिटेशन इज रीजनेबल एंड क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन मैनेजमेंट लेटर, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर फिर भी उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं तो वो TCWG को रिपोर्ट करके अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। अब इसको हम ओवरव्यू करते हैं। मैनेजमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू रिकॉर्ड, एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्री कंडीशन फॉर ऑडिट मेट नहीं हो रही है। क्लाइंट रिक्वेस्ट टू चेंज फ्रॉम ऑडिट टू रिव्यू, रिव्यू बहुत शॉर्ट होता है, केवल ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती है, ऑडिट नहीं होता। कि ये फ्रॉड को छुपाना चाहता है तो हम इसको रिफ्यूज कर देंगे क्योंकि चेंज का रीजन अनजस्टिफाइड है। चेंज इन लॉ फ्रॉम ऑडिट टू रिव्यू, लॉ कहता है कि जैसे क्वार्टरली है, क्वार्टरली स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं होता, रिव्यू किया जाता है, तो उस मामले में एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि रीजन जस्टिफाइड है। चेंज इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट चेंज हो गया, नया लेटर बनाना पड़ेगा क्योंकि मैनेजमेंट को, जो नई मैनेजमेंट है उसको पता ही नहीं कि हमारी ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, तो इसलिए एक्सेप्ट कर लेंगे, नया लेटर बनाएंगे। ऑडिट विद नो चेंज, सेम टर्म्स पे चलेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस सेशन में पढ़ा कि ऑडिट एंगेजमेंट का जो लेटर है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों पार्टी को क्लियर हो, दोनों पार्टी के में एग्रीमेंट हो, ये लीगल बेसिक प्रोवाइड करता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। प्री कंडीशंस क्या पढ़ी हमने, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल लगाना, फ्रेमवर्क को डिसाइड करना और ऑडिटर को फ्री एक्सेस प्रोवाइड करना रिकॉर्ड की और एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट की। एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, FRF एप्लीकेबल, रिपोर्ट का फॉर्मेट, स्टैंडर्ड्स ऑडिट का, और फीस की भी आएगी और दोनों पार्टी के सिग्नेचर होंगे। न्यू लेटर सर्कमस्टेंसेज, चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन लॉ, चेंज इन बिजनेस, चेंज इन साइज, ये सब होंगे तो होंगे। अगर दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो भी नया लेटर इशू किया जाएगा। अगर FRF चेंज हो गया तो भी नया लेटर इशू होगा। अगर कोई स्पेशल वर्क और करवाया जाता है तो भी नया एंगेजमेंट लेटर होगा। चेंज इन एंगेजमेंट लेटर कब होगा, रीजन को एसेस करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे जस्टिफिकेशन, अगर अनजस्टिफाइड है तो रिफ्यूज कर देंगे और विड्रॉ कर लेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। ये है SA 210। इसको फिर हम डिटेल में जब चैप्टर को करेंगे तब उसके साथ साथ हम इस ऐसे को भी दोबारा से उसमें करेंगे, तब और ज्यादा डिटेल में हम इसका करेंगे। ये इस ऐसे का ओवरव्यू था, ये हमें अंडरस्टैंड करना है, इसको लर्न करना है और ये जो वर्ड्स इसमें अपने यूज किए गए हैं ये सब वर्ड्स को भी लर्न करना है। तो इस छोटे वीडियो बनाने का कारण ये है कि आप इन वर्ड्स को लर्न कर ले, जब हम चैप्टर को करेंगे तब उसमें ये हमारे काम आएंगे और ये जो क्वेश्चन आंसर है उसमें लिखे जाने कंपलसरी हैं। इनके बिना जो है कि ये कीवर्ड कहे जाते हैं और इनके बिना मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इन छोटे वीडियो बनाकर हम इनको लर्न करने का हमारा उद्देश्य है कि जबकि पूरा चैप्टर एक साथ लर्न करेंगे तो उस समय ये वर्ड्स हमारे से छूट सकते हैं। इसलिए हम इन शब्द को और इस छोटे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम इसको लर्न करें। अब हम इसको बाद में जब हम ये हमारे 200 सीरीज पूरी हो जाएगी तो हम 200 सीरीज के रिलेटिव चैप्टर्स को ICAI के स्टडी मटेरियल से लर्न करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में अगला हिस्सा।